Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कंटिन्यू फिर उसी के आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज आगे हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो आगे चलिए, फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक अभी आपको पढ़ाना जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से फाई से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलिए समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहलाता है। इसको जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा एरिया वेक्टर के बारे में। तो पहले एरिया वेक्टर का हम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। अगर एरिया वेक्टर आप समझ जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ जाएंगे तो इसी का लास्ट कंक्लूजन जो निकलता है गॉस लॉ इसी से रिलेटेड होगा। तो आपका देखिए कितना बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए पहले एरिया वेक्टर जानना होगा। एरिया वेक्टर समझ में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छी तरह समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गया तो फिर आप गॉस लॉ जान जाएंगे। तो सब यहाँ से आगे ये यहाँ तक रिलेटेड ही होगा। तो चलिए आइए पहले इसको पढ़ने के पहले एरिया वेक्टर के बारे में मैं समझाता हूँ। एरिया वेक्टर, ठीक है। अब चलिए एरिया वेक्टर क्या कहलाता है। देखिए नाम एरिया नाम सुनते ही आप कह देते हैं क्या स्केलर है, बट इट इज नॉट ए स्केलर, अ वेक्टर क्वांटिटी। नाम सुनते ही क्या कहते हैं कि एरिया वेक्टर हो, ये तो स्केलर है, बट स्केलर है नहीं। एरिया वेक्टर का नाम सुनते ही क्या बोल दिया आपने, स्केलर, बट इट इज नॉट स्केलर। स्केलर आप नाम सुनते बोल दिया, लेकिन एक्चुअली क्या है, बट इट इज नॉट स्केलर। ये स्केलर नहीं है तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, नाम सुनते नहीं लग रहा स्केलर कि ये एरिया है तो एरिया क्या स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसको पहले समझा देता हूँ कि कैसे इसको आप वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं एरिया वेक्टर को। देखिए ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी हुआ, आप देखिए यहाँ समझा रहा हूँ। पहले क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बताता हूँ थोड़ा सा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर ही इसका कंसेप्ट रिलेटेड है ना। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आप जान जाइए। क्रॉस प्रोडक्ट 11th का ही है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड में होगा तो फिर ये समझ लेंगे, नहीं भी है तो हम समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जहाँ भी वेक्टर आएगा ना तो वहाँ दो चीज़ होगा, एक उसका मैग्नीट्यूड्स और दूसरा उसका डायरेक्शन। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, मान लिया गया एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल गिव्स यू रिजल्टिंग वेक्टर सी। यहाँ देखिए ए एंड बी ये दो वेक्टर है, और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेक्टर होगा। मतलब यहाँ सी भी क्या होगा, वेक्टर होगा। मतलब ए एंड बी दो वेक्टर है और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इतना तो मालूम है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी गिव्स सी विच इज आल्सो ए वेक्टर। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ भी होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा ना वो हमेशा क्या होगा, वेक्टर होगा। इतना तो मालूम है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो भी होगा वो भी एक वेक्टर होगा। यहाँ तक मालूम है। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट सी हुआ वो वेक्टर तो हुआ ही, उसके अलावा देखिए ये जो सी होगा रिजल्टेंट, दिस वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ये भी आप इसको माइंड में रखिएगा। मतलब ये जो वेक्टर रिजल्टिंग वेक्टर यहाँ पर आया सी, ये रिजल्टिंग वेक्टर सी जो होगा वो क्या होगा, ए परपेंडिकुलर, सी जो होगा परपेंडिकुलर टू ए एंड सी वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर टू बी होगा। ये दोनों वेक्टर सी के परपेंडिकुलर होगा, समझे। रिजल्टिंग जो होता है वो वेक्टर ए एंड बी का परपेंडिकुलर होगा, ये जानिएगा। चलिए अब देखिए इसको और क्लियर करता हूँ एग्जाम्पल से। अब एरिया वेक्टर को हमको प्रूफ करना है, इसी के आधार पर देखिए कैसे।
अब यहाँ पर आप देखिए कि एरिया वेक्टर जैसे मान लिया गया, आप समझा रहा हूँ समझिए, एरिया वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या लिया यहाँ, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और यहाँ पर एक स्क्वायर लिया आपने एक्स और वाई एक्सिस में, ए बी सी और डी, इसका लेंथ इस स्क्वायर का ए साइड लेंथ का, ठीक है। कहेंगे निकालिए इसका एरिया वेक्टर वैल्यू निकालिए, इसका एरिया वेक्टर स्क्वायर का एरिया वेक्टर निकालिए। तो देखिए एरिया वेक्टर कैसे निकाल रहा हूँ, तो एरिया वेक्टर देखिए कैसे निकाल रहा हूँ। तो क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ले लीजिए। एरिया वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, तो टू साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, क्या हो गया, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, यानी टू साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। तो टू साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, और जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया इसका मतलब वो क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो यही तो दिखाना है कि एरिया यहाँ पर क्या वेक्टर हो गया, क्यों, टू साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ए और इसका भी ए, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो गया, साइन 90, ठीक है। तो यहाँ साइन 90, तो यहाँ पर क्या लिख लिए, ए स्क्वायर। ये क्या निकाला आपने, ए इसका मैग्नीट्यूड्स निकल गया, एरिया इसका निकल गया ए स्क्वायर। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका तो मैग्नीट्यूड्स निकाला। अब डायरेक्शन तो क्या बोला था, ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका रिजल्टिंग क्या आ गया, वेक्टर सी। और तो वेक्टर सी जो होगा ना, क्या बोला था, वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब ए एंड बी परपेंडिकुलर होगा रिजल्टिंग का। तो यहाँ भी देखिए, अब ये देखिए तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा ये दोनों। तो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी, ये जो दोनों हुआ, ये दोनों ए एंड बी, ये जो दोनों प्लेन है किस में है, एक्स एंड वाई प्लेन में है। ये जो स्क्वायर है किस प्लेन में, एक्स एंड वाई में है। तो एक्स एंड वाई में है तो इसका जो रिजल्टिंग होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्स और वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों का, किसका, ये बीसी का भी और एसी का, दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर क्या करें, ये इस तरह हो गया, और ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर मिलाइए, ये वाला जो फॉर्म हो गया ये लिया था, देखिए तो यहाँ पर बी सी और ए बी। तो यहाँ पर क्या, ये एक्स वाला, एक्स के अलॉन्ग ए परपेंडिकुलर और वाई के अलॉन्ग ए बी परपेंडिकुलर, मतलब किधर इसका हो गया, बाहर की ओर हो गया। मतलब यहाँ बाहर क्या ले लेंगे इसको, आई जे के कैप, इसका ये भी ले सकते हैं ए स्क्वायर, ये बाहर हो सकता है या अंदर हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखे, माइनस के कैप, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझे। यही दिखाना था एरिया वेक्टर कैसे हुआ। मान एरिया वेक्टर में ये जो डायरेक्शन लेंगे एरिया वेक्टर का, वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ये ध्यान देना। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लीजिएगा तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। तो प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर देखिए फिर से समझिए, इसका एरिया वेक्टर के लिए ये एरिया वेक्टर क्या होता है, ये प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो सरफेस है ए बी सी डी किस प्लेन में है, एक्स प्लेन में और वाई प्लेन में। तो इसका जो रिजल्टिंग होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, वो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये जेड में हो जाए। ये जो आपका सरफेस है किस प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, वो क्या होना चाहिए, ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस में एरिया वेक्टर का हो जाए डायरेक्शन, जेड एक्सिस में। देख रहे इधर हो गया, तो ये बाहर की ओर हो जाए या अंदर की ओर हो जाए, तब ना इसके परपेंडिकुलर होगा एक्स और वाई का, है ना। तो यहाँ पर वही लिखे, बाहर की ओर हो गया मतलब ये के कैप या माइनस के कैप, ये दोनों यूज कर सकते हैं इसके लिए, समझा। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकल गया। चलिए और समझाता हूँ, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल से, तो ये तो पता चल गया एरिया वेक्टर का। एक और एग्जाम्पल इसमें दे रहा हूँ, उससे क्लियर होगा। देखिए चलिए और क्लियर करता हूँ। अगर मान लिया हम ऐसा लेता हूँ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखिए ना आपको क्लियर हो जाएगा। जो रिजल्टिंग आएगा ना एरिया वेक्टर का, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस, यही देखना है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस। जैसे चलिए लीजिए एक और दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से दिखा रहा हूँ, एक्स वाई एंड जेड,
इसका ये एक रेक्टेंगुलर लिया यहाँ पर, इसका लेंथ हो गया a और इसका हो गया b। चलिए बताइए ये एरिया वेक्टर निकालिए इसका। तो देखिए एरिया वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो एरिया वेक्टर यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, इसका एरिया क्या होगा a इंटू बी, ए क्रॉस बी ए बी हो गया, ये तो इसका मैग्नीट्यूड्स हो गया। अब इसका डायरेक्शन देखिए, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करिएगा समझिएगा। देखिए डायरेक्शन में ये जो सरफेस है किसके अलॉन्ग है, एक्स और जेड के अलॉन्ग है। एक्स एंड जेड में ना ये सरफेस आ रहा है, तो एक्स एंड जेड का जो रिजल्टिंग एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एंड जेड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एक्स एंड जेड का परपेंडिकुलर कौन हो गया, वाई। इसका मतलब ये क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, वाई हो गया, वाई में होगा तब ना इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर हो गया। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस, इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, तो वाई डायरेक्शन में हो गया। तो वाई के लिए क्या करते हैं जे, तो यहाँ पर क्या लिखें जे कैप, या इसी को आप ये भी लिख सकते हैं ए बी माइनस जे कैप, दोनों यूज कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर में आप इधर भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस में इधर भी ले सकते हैं इसके परपेंडिकुलर, है ना। चलो एक और दिखाता हूँ और क्लियर करता हूँ। देखिए एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। चलिए अब यहाँ पर लीजिए, एक यहाँ पर ले रहा हूँ आपका, देखिए ये सर्किल लिया, इसका रेडियस आर है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर निकालिए, ठीक है। तो चलिए एरिया वेक्टर इसका भी निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी एरिया वेक्टर का बस एक ही चीज ध्यान देना, इसका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है, हमेशा ये ध्यान देना है। तो चलिए पहले एरिया इसका निकाल दीजिए। ये सर्किल इसका रेडियस के आर है, तो रेडियस इसका एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब डायरेक्शन देखिए, ये जो सर्किल है वो किस में है, एक एक्स और वाई, एक्स और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है ये सर्किल। तो इसका परपेंडिकुलर फिर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा यहाँ वाई, ठीक है। वाई में या तो ये वाई इस तरह रखिए, नहीं तो नीचे रखेंगे इस तरह का डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर आप आगे जे कैप या पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप, समझे। तो यही देखना है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लिखे, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए नोट करिए यहाँ तक। अब इसी का डायरेक्शन में स्पेशली आप लोग गलती करते हैं, तो उसको हम अलग से बांट देता हूँ, यहाँ लिखा और भी दिखाता हूँ आगे। अच्छा ये सब कैसा प्लेन है, देख रहे हैं, ये जो दिखाया भाई आपको, ये दिखाया, इसके पहले कि ये दिखाया था, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, क्या इधर दिखा देता हूँ, इसके पहले जो दिखाए थे ना, जैसे ये दिखाया था स्क्वायर वाला जो दिखाया था, है ना, ये ए बी सी और डी, यहाँ भी क्या था इसका ए एक्स वाई एंड जेड। ये एरिया वेक्टर जैसे इसका निकालना था, हाँ इसका एरिया वेक्टर निकालना है, तो यहाँ एरिया वेक्टर आप निकाला था ना, क्या हो गया था, इसका मैग्नीट्यूड्स ए स्क्वायर किस सरफेस के अलॉन्ग है, देखिए तो ये सरफेस किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एंड वाई का परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये जेड में हो जाएगा। तो इसको आपने क्या था ना के या ए स्क्वायर माइनस के, इस तरह कर दिया, है ना। तो देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, तीनों में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो सरफेस है इसको क्या बोलते हैं, 2D सरफेस। यहाँ भी देखिए क्या है, दो प्लेन में है, यहाँ भी दो ही प्लेन का स्ट्रक्चर, यहाँ भी दो ही प्लेन में है, ठीक है। ये देखिए तो आपका जो प्लेन दिया हुआ है ये दो ही प्लेन का स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर दो प्लेन में होगा यानी 2D सरफेस होगा तो वो कहलाता है ओपन सरफेस, है ना। ये सारा ओपन सरफेस हो गया, ये क्या है 2D सरफेस, ये सारा हो गया यहाँ से यहाँ तक जितना भी बताया, ये सारा कैसा है 2D सरफेस, 2D सरफेस, ठीक है, 2D सरफेस हो गया। एंड 2D सरफेस को ही बोलते हैं हम लोग और ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। तो ये सब क्या ओपन सरफेस हो गया।
तो जहाँ कोई सरफेस, ठीक है, जहाँ कोई सरफेस दो प्लेन में दिया रहेगा तो दो प्लेन का जो स्ट्रक्चर होगा, 2D का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाता है? ओपन सरफेस कहलाता है। तो ये सारा ओपन सरफेस में आ गया। एंड ओपन सरफेस में जब भी रहेगा तो इसका जो डायरेक्शन लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर किसके लिए? ओपन सरफेस 2D, इस तरह का 2D सरफेस के लिए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस फ्रॉम बोथ साइड्स। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस फ्रॉम बोथ साइड, एकदम ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूँ, यही पॉइंट का तो जरूरत पड़ेगा, यही डायरेक्शन में आप लोग गलती करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एकदम इत्मीनान से समझना है। सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, समझे? सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है, सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यही बोल रहा हूँ, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आपका सरफेस यहाँ पर कौन है? यही ना आपका सरफेस हो गया, देखिए ये सरफेस हो गया, ठीक है, ये सरफेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर, तो यही ना हो गया इसके परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस दिया हुआ कहाँ? एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक एक्स के अलॉन्ग है, एक जेड के अलॉन्ग है, तो परपेंडिकुलर वाला क्या होगा? वाई के अलॉन्ग होगा, है ना, वाई के अलॉन्ग होगा। तो वाई के अलॉन्ग मतलब इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसमें क्या होगा? अलॉन्ग वाई हो जाएगा। वाई वाला को क्या बोलते हैं? जे कैप या माइनस जे कैप, ये भी ले सकते हैं, नीचे भी हो सकता है इसका, ठीक है, वही दिखाया गया था। चलिए इसमें आइए फिर से, ये जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लेना है, ये जो सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर लेना है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सरफेस है ये क्या है? एक एक्स में और जेड एक्सिस में है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? यहाँ पर फिर आ गया क्या? वाई, तो वाई हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? जे कैप या माइनस जे कैप, दोनों ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी वाई का ले सकते हैं, दोनों साइड ले सकते हैं। वही लिखा है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस फ्रॉम बोथ साइड्स, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस फ्रॉम बोथ साइड, ये दोनों साइड से आप ले सकते हैं इसका डायरेक्शन, वही लिखा है 2D के लिए, ध्यान दिया। चलिए यहाँ पर फिर से आइए, अब देखिए ये, अब यहाँ पर भी इसका सरफेस, तो यहाँ पर देखिए तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन सरफेस जो है, ये प्लेन सरफेस किस में है? एक एक्स एक्स में और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसमें एक्स एंड वाई के अलॉन्ग है ये प्लेन सरफेस। तो इस एक्स एंड वाई के परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड होगा, मैंने बाहर की ओर ऊपर की ओर, इसका परपेंडिकुलर ही ना हो गया बाहर की ओर। तो यहाँ पर क्या लिख गया? के कैप माइनस के कैप या के कैप, है ना, ये क्या? इसके परपेंडिकुलर क्या बाहर की ओर हो सकता है या अंदर की ओर हो सकता है? तो बाहर की ओर रहेगा तब के कैप, अंदर की ओर रहेगा माइनस के कैप, इसका परपेंडिकुलर, यही मैंने दिखाया था, समझे? तो अब तो क्लियर होना चाहिए, मैं समझता हूँ। यही मेन डायरेक्शन समझना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर समझ गए तो आगे सारा आसान हो जाएगा। और एक ही चीज़ देखना, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से ले सकते हैं, किसी साइड से आप लीजिए, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों करेक्ट है ये आंसर में, ठीक है। चलिए अब आइए, ये किसके लिए बताए? ओपन स्ट्रक्चर के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेने के लिए बताइए। अब एक क्लोज सरफेस के लिए बताता हूँ। अब क्लोज सरफेस किसको कहते हैं पहले वो समझिए। क्लोज सरफेस बोला जाता है 3D सरफेस को, है ना। 3D सरफेस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्लोज सरफेस, और उसमें एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लेते हैं अब वो समझना है। चलिए देखिए अब इसको समझाता हूँ इसमें। अब आइए, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर क्लोज्ड सरफेस, इसको बोलते हैं 3D सरफेस। 3D सरफेस जो होगा ना, 2D हो गया ओपन सरफेस एंड 3D सरफेस हो गया क्लोज्ड सरफेस, बस यही समझना आपको। तो देखिए, तो 3D सरफेस को क्लोज सरफेस करें, इसका डायरेक्शन क्या लेंगे?
तो इसका जो डायरेक्शन लेना होगा 3D में, ये होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, है ना, फ्रॉम वन साइड दैट इज अपवर्ड। अपवर्ड माने इसको क्या लेंगे, अपवर्ड नॉर्मल, अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। वहां भी लिया था ना अपना परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, यहाँ भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस फ्रॉम अपवर्ड, यानी ऊपर वाला सरफेस से, या इसी को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस फ्रॉम अपवर्ड, फ्रॉम अपवर्ड। यहाँ दोनों साइड से नहीं, एक साइड से अपवर्ड, ऊपर वाले साइड से लेना है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। देखिए मैं ये समझाता हूँ कैसे लेंगे। चलिए आइए, चलिए इसका डायरेक्शन दिखाता हूँ कि कैसे आप इसका यूज़ करेंगे डायरेक्शन में। चलिए 3D मतलब क्लोज्ड सरफेस बना रहा हूँ, जैसे क्यूब बनाता हूँ, यहाँ दिखा रहे हैं वही चीज़ को आपको देखें। स्ट्रक्चर कैसे लेंगे इसका सरफेस एरिया का डायरेक्शन, और इतना चीज़ समझ जाएंगे तो आगे फिर आसान हो जाएगी आपको सारा चीज़ क्लियर करना। हमारे लिए भी, आपको समझना भी आसान हो जाएगा, हमको बताना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक क्यूब लिया, ठीक है, एक सिलेंडर लेता हूँ, इसमें एक स्फीयर ले लिया। ये सब आपका 3D सरफेस है, एंड 3D सरफेस को बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। देखिए कैसे ध्यान देंगे, यहाँ पर ये फेस, एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये फेस आपका फर्स्ट, ये फेस दिखा रहा हूँ, फर्स्ट, फेस सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 फेस हो गया, एंड 5 एंड 6 यहाँ पर होगा। ठीक है, क्यूब का। चलिए प्रत्येक फेस का आप एरिया वेक्टर बताइए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, ये फेस के लिए, तो ये फेस के लिए ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये फेस के लिए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा जी, इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये अपवर्ड, ये वाला एरिया वेक्टर लेना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अपवर्ड वाला, अंदर वाला नहीं, अपवर्ड वाला सिर्फ। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए सेकेंड सरफेस ये हुआ। अब इसके लिए आप जो एरिया वेक्टर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड, अंदर वाला नहीं, अपवर्ड जो होगा इसका। ये थर्ड सरफेस के लिए भाई, तो थर्ड सरफेस के लिए जो यहाँ पर लीजिएगा, है ना, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये भी क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, किधर देख रहे, अपवर्ड, अंदर वाला नहीं। फिर उसी तरह से ये फोर्थ सरफेस के लिए यहाँ पर जो आप लीजिएगा, है ना, ये, तो इसका भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड, ये एरिया वेक्टर हो गया। समझ में आया। एंड 5, 6 ये भी दिखाई पड़ा है, उसको हम दिखा देंगे आपको क्यूब में कैसे। इसका भी क्या होगा, एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर अपवर्ड जो लेंगे। देखिए मैं इसका कैसे दिखा रहा हूँ वो समझा देता हूँ। देखिए आप इसमें, आप समझिए, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपकी ये क्यूब है, एक क्यूब दिखा रहा था, इसमें देखिए इस क्यूब में कितना फेस हो गया, देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6 फेस हो गया। अब आइए हमको इस फेस का लेना है एरिया वेक्टर, तो इस फेस का एरिया वेक्टर लेंगे तो इसके ये अपवर्ड, ये वाला लेना है, इसके अंदर वाला नहीं लेना है, ये अपवर्ड लेना है। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड। इस सरफेस का लेना है परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड, यही चारों लिया गया। ठीक है, अब ये दो नीचे जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या, यही दोनों सरफेस हो गया। ये दो सरफेस नीचे, ये जो 5 और 6 नंबर दिखा रहे हैं, ये क्या 5 और 6। तो देखिए तो यहाँ भी ये क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड, निधर नहीं, यही अपवर्ड, ये वाला।
फिर नीचे वाला क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड, ये अपवर्ड है अंदर वाला नहीं, यहाँ ऐसे समझिए, ये मत सोचिए अपवर्ड इसको ऊपर, अंदर वाला नहीं, इधर वाला अपवर्ड, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कैसे लिया गया एरिया वेक्टर का, समझ में आया, ठीक है। चलिए और आगे देखिए, ये आपका सिलेंडर है, इसमें एक एरिया वेक्टर इसका निकालिए, इसका एरिया वेक्टर, ये सरफेस 1, ये सरफेस 1, सरफेस 2, ये कर्व्ड एरिया सरफेस 3 एंड सरफेस 4, ये 3 एंड 4, ये कर्व्ड एरिया हो गया। कर्व्ड सिलेंडर में, जैसे कैसे बताऊं मैं सिलेंडर के लिए आपको, जैसे ही समझिए ना, ये जो कर्व्ड एरिया हुआ सिलेंडर हुआ ना, ये जो कर्व्ड एरिया हो गया, ये ना हो गया चारों कर्व्ड सिलेंडर में रहेगा, जैसे ये है तो ये जो कर्व्ड एरिया हुआ ये ना होगा, ये चारों का कर्व्ड एरिया इधर इधर ये दिखा रहे हैं, और इसका ये क्या हो गया, देखिए ये एक ये एरिया, एक ये एरिया फेस, एक फेस इसका एक फेस इसका। तो चलिए बताइए इसमें पहले, ये सिलेंडर के केस में इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, देखिए तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहाँ भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अभी क्या स्फीयर है, तो स्फीयर में भी देखिए तो इसके आउटवर्ड, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस, बस यही तो चीज़ समझना है। तब आपको देखिए पूरी का कंक्लूजन क्या बताया, एरिया वेक्टर कैसा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, एंड वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड्स तो आप आसानी से निकाल जाते हैं। आसानी से कैसे निकालते नहीं बताया, जैसे मान लिया आपका एरिया में किसका दिया हुआ था, रेक्टेंगुलर का दिया, क्यूब का दिया हुआ है या स्क्वायर का दिया हुआ, तो उसका तो मैग्नीट्यूड्स निकल जाएगा। बट डायरेक्शन कैसे निकालेगा, तो डायरेक्शन के लिए तो बताया अगर 2D स्ट्रक्चर होगा, ओपन स्ट्रक्चर होगा, यानी ओपन सरफेस होगा, तो ओपन सरफेस में उसका जो डायरेक्शन लेते हैं वो कैसा लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम बोथ साइड्स। एंड क्लोज्ड सरफेस के लिए जो 3D स्ट्रक्चर है या 3D आपका सरफेस हो गया, तो उसमें जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड, माने परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा बट किधर, अपवर्ड नॉट इनवर्ड, अपवर्ड लेना, वहाँ क्या था अपवर्ड इनवर्ड दोनों लेते थे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड भी लेते थे और इनवर्ड लेते थे 2D वाला केस में, ओपन सरफेस वाले केस में। लेकिन क्लोज्ड वाले सरफेस में क्या लेंगे, सिर्फ अपवर्ड वाला लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, नोट करिए। तो मैं समझता हूँ कि एरिया वेक्टर में आप डायरेक्शन लेने के लिए सीख गए होंगे कि अगर 2D रहेगा तो कैसा उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, एंड 3D होगा मतलब क्लोज सरफेस होगा तो उसका डायरेक्शन आप क्या लेंगे। अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब आइए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पर मैं हेडिंग लिखा था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेने के लिए समझ गया तो आप समझ जाएंगे आगे। चलिए अब ये बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा खाली आप अपने अंदर भी सोचने का प्रयास करें। देखिए फिजिक्स है ना, फिजिक्स सिर्फ हम दिखाकर बोल कर नहीं कर सकता, उसको खुद आप फीलिंग करिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, इमेजिन करिए कि हाँ यहाँ अगर हम बोल दें कि पोजीशन यहाँ पर है तो पोजीशन बोर्ड पर हम कैसे दिखा सकते हैं, XYZ एक्सिस का, तीनों में कैसे दिखा सकते हैं, आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा, तब उसका फीलिंग आएगा कि हाँ एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी से हम आगे फिर बात करता हूँ, देखते हैं कहाँ तक आप इसमें क्लियर कर पाता हूँ मैं आपको। चलिए अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहलाता है, इसमें द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the number of electric field lines passing perpendicular to the plane surface, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, माने किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना पास कर रहा है किसी सरफेस से, ये नहीं बोला जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक टर्म इसमें लिखा था परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। अब देखिए कैसे, देखिए इसमें क्लियर करिए, एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, मान लिया गया कोई एक प्लेन सरफेस लेता हूँ, देखिए दिखा रहा हूँ, समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, और इसका मीनिंग खुद आपको समझ में आ जाए कि क्या होना चाहिए इसका फॉर्मूला। एक सरफेस लिया, ये कोई सरफेस एरिया लिया, ये भी सेम सरफेस एरिया यहां भी लिया, यहां भी सेम सरफेस एरिया लिया, ठीक है, दोनों सेम सरफेस एरिया है। अब क्या करिए, देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास कर रहे हैं, सपोज यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास किया गया, और यहां भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा हूं, ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया गया, और दोनों का सरफेस एरिया क्या है, सेम है। देख रहे हैं दोनों में अंतर, इसमें क्या नंबर, ये दोनों में सरफेस एरिया सेम है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ज़्यादा पास हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान देखिए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पास हो रहा है, 4, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना पास हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो बताइए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ पर हो गया। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझिएगा, ये 4 हो गया, मैंने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 4 समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें कितना पास हो रहा है, 4, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 4। फिर उसी तरह से यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, 8, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर कितना हो गया, 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 8 पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 8 लिख दिया। तो ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा ना, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नहीं देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि एरिया तो दोनों में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस इसमें ज़्यादा पास हो रहा है। नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास हो रहा है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक सिंपल देखिए, अभी क्या था, एरिया यहाँ पर सेम है, सेम एरिया लीजिए, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम लीजिए। अभी इस दोनों से कंपेयर कर रहा हूँ, देखिए ये दोनों से कंपेयर कर रहा हूँ, ये दोनों में क्या बोले, ये दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है, मतलब जितना जितना दूरी पर यहाँ निकल रहा है उतना ही दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ भी निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, माने 6 ही हुआ। बताइए यहाँ एक और दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, 1 2 3 4 5 6, देखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से कितना पास हो रहा है, 6। अब ये दोनों में कंपेयर करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। यहाँ पर ई डैश कर देता हूँ ताकि पता चल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर देन ई, ये पता चल गया हमको इससे। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से में, और यहाँ देखिए क्या चेंज हो रहा है, ये एरिया, सरफेस एरिया,
ये एरिया को बढ़ा दिया गया, एरिया को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास करेगा। एरिया को बढ़ा देंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसे क्या होगा, ज़्यादा पास करेगा, तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ फ्लक्स भी इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि और चीज़ कंक्लूजन क्या, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एरिया, एरिया पर भी डिपेंड करा। दो चीज़ तो हमको मालूम हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ, इसको मिटाए यहाँ तक, ठीक है। और ये सब कैसा, परपेंडिकुलरली पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देख रहे हैं, एरिया के परपेंडिकुलर, ये एरिया इसके परपेंडिकुलर पास हो रहा है ना। जैसे इस तरह का दिखाएंगे यहाँ पर कि मान लिया ये आपका, देखिए मान लिया ये आपका प्लेट है, एरिया इसका, हाँ, और ये एरिया है। अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी तरह ना, ऐसे गया ऐसे पास, परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर पास होगा, परपेंडिकुलर इस तरह से पास होगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसका एक और देखिए, तो दो चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर और दूसरा उसके एरिया पर डिपेंड कर रहा है। एक चीज़ और डिपेंड करता है, देखिए अब कैसे, उसको अब समझा देता हूँ। एकदम इत्मीनान से धीरे धीरे मैं प्रयास करता हूँ बोलने का और समझाने का भी। इस बार इसके पहले वाला भी वीडियो में मैं थोड़ा स्लो हो गया था और इत्मीनान से ये प्रयास किया था कि आप अच्छी तरह से समझ जाए। ये समझ के मैं पढ़ा रहा हूँ कि जस्ट आप क्लास में बैठे हुए हैं। चलिए देखिए अब आप क्या करिए कि एक ऐसा लेता हूँ, देखिए ये सर्किल लिया, इसमें बताइए ये जो सर्किल लिया इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका एरिया वेक्टर यही हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए एरिया वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, इसका सरफेस के परपेंडिकुलर। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दिखा है आपको, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखाया गया। तो बताइए, समझिएगा, तो ये बताइए कि इसका जो फ्लक्स होगा क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिए क्यों, डिफिनेशन क्या लिखा हुआ था, आप ध्यान देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, ये परपेंडिकुलर है प्लेन सरफेस का नहीं है। तब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, अब ये क्या करिए, मान लीजिए एंगल यहाँ पर बना रहा है किसका, एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा, देखिए यहाँ कंपोनेंट इसका ये वाला क्या हो गया कंपोनेंट ई साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या हो गया इसका ई कॉस थीटा। तो बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ जो दो कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, किसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ई कॉस थीटा के कारण कि ई साइन थीटा के कारण। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ई कॉस थीटा के कारण होगा। अब समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये वाला जो है कैसा है, देखिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, ई कॉस थीटा इसके कारण होगा, समझे। इसका मतलब अब यहाँ एक चीज और हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, ये ई एंड ए के बीच जो एंगल है इस पर भी डिपेंड करेगा। देख रहे हैं इसके कारण तो नहीं हो रहा, अब इसके कारण हो रहा है, इसके एंगल पर भी डिपेंड किया, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, आप समझे, देखिए क्या एकदम माइंड में इसको रखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आपको लेना है, हमेशा एकदम माइंड में इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। देखिए
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट यहाँ पर है, ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो एरिया वेक्टर के एलोंग हो। तो एरिया वेक्टर के एलोंग कौन हो गया? ई कॉस थीटा। बस इतना ही रखिए ना माइंड में, अपने आप सारा चीज़ क्लियर होगा। तो ई कॉस थीटा लिए तो क्या हुआ, ये जो सरफेस एरिया का क्या हो गया, परपेंडिकुलरली पास हो रहा है ये वाला लाइन। तो उसी को हम दूसरे रूप में बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना है, तो जो एरिया वेक्टर के एलोंग रहेगा उसी कंपोनेंट को लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका रिजल्ट क्या हो गया, किस पर डिपेंड किया, एक थीटा पर भी डिपेंड किया। तो हम लिख सकते हैं फाइनली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, एक तो डिपेंड कर रहा था ई पर, एरिया पर, अब थीटा पर भी आ गया, तो क्या लिख देंगे, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। इसी पर आप डिपेंड किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई ए कॉस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, है ना, ये तो हो गया आपका, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आ गया। ये चीज़ दिखाना चाह रहा था। अगर मान लिया गया, देखिए इसी को हम ऐसा करते हैं, यहाँ देखिए मान लिया हम ऐसा ले लिया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये हो गया। ठीक है, एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया मान लिया, और मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण तो फ्लक्स नहीं डिपेंड करेगा, इस पर तो नहीं डिपेंड करेगा। क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के एलोंग हो। तो एरिया वेक्टर के एलोंग इधर वाला कंपोनेंट लेंगे, तो इधर वाला कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ये तो जाए ई साइन थीटा। तो यही हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे जो एरिया वेक्टर के एलोंग हो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही हो गया, फिर देखिए ई ए कॉस थीटा। समझे? तो मैं समझता हूँ समझ गया होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीज़ पर डिपेंड किया। एक आपका डिपेंड किया, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर, दूसरा क्या एरिया पर, सरफेस एरिया पर, एंड थर्ड क्या एंगल बिटवीन, यहाँ जो थीटा है वो थीटा क्या हो गया, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये दोनों के बीच एंगल थीटा को बताया। ठीक है, नोट करिए इसको। अब इसको यूज़ करने के लिए बताता हूँ मैं, कैसे यूज़ करेगा उसके बारे में। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, अब उसको हम यूज़ करने के लिए आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चंस के द्वारा देकर, ताकि वो कंसेप्ट आपको बन जाए और क्लियर हो जाए। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले। देखिए एक हम दे रहा हूँ, ठीक है, ये ए है, ये ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में ये दिखा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ठीक है, और कहेंगे फाइंड द फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है इसका वैल्यू निकालिए। एक आपको हम ये दिखा दे रहा हूँ, देखिए हो सकता है ऐसा कर लीजिए आप, ए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये डायरेक्शन बता दिया, यहाँ भी कहते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर, चलिए निकालिए तो दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर आपको कंसेप्ट बन जाएगा, जो भी बताया उसका समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, और प्रयास करेंगे इसको हम समझा देने का। देखिए चलिए अब देखिए बताता हूँ मैं, समझिए। जैसे ये सरफेस है, तो ये सरफेस है, तो इसका पहले एरिया वेक्टर निकालें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपको मालूम है, ई ए कॉस थीटा,
अभी आपने कहा। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर हो रहा है, इसका एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलिए ले लीजिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए तो ये एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड ए के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप ई ए कॉस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एरिया क्या ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर। क्या इसका डायरेक्शन भी लिखेगा इधर की ओर, एक्स एक्सिस के अलाउंग आई, नहीं, ये डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, क्यों, ये स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। कैसे स्केलर क्वांटिटी हुआ, तो आपको पहले ही बता दिया था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ, एक चीज़ मैं भूल गया था पहले, मैं हिंट कर दे रहा हूँ। इसका डायरेक्शन मत दिखाइएगा, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अभी बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया था, अभी इसके पहले यूज़ किया था, क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। देखिए तो ये क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, नहीं था डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। तो डॉट प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट जो मिलता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ई, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट किसको बताया, डॉट प्रोडक्ट बताता है स्केलर क्वांटिटी को। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, नहीं ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, यही ना था आपका। तो चलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसका मतलब इसका कोई डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो एक और बता दीजिए, इसका यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट, हाँ एस आई यूनिट। अब पहले पढ़े, याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या लिखा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स हो गया क्या, न्यूटन, चार्ज क्या, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए न्यूटन अपर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए अब आगे इधर बढ़िए। मैं ये दिखा दिया कि इसको डायरेक्शन आप मत दिखाए, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है किसका, ई एंड ए का, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगा। चलिए अब इसी तरह से अब इसका ये, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका क्या होगा, इस सरफेस का, यहाँ उसका वैल्यू होगा 0। अब बताइए क्या डिफरेंस है ये दोनों में, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ई ए कॉस थीटा, यहाँ भी लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, अब एरिया वेक्टर देखना है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। देखिए इसको कैसे समझाएं हम, इस तरह से आप समझिए। चलिए अब ये चीज़ देखिए, इसके लिए ये सरफेस ऐसा है, देखिए इसके लिए ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह पास करेगा, देखिए ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास करेगा, देखिए ये वाला इस तरह, ये लाइन को दिखा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास कर रहा है, इधर से कैसा परपेंडिकुलर पास होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसका एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ये देखिए, इसको समझिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, ये सरफेस हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया ना, ये इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, ठीक है, और ये आपका ये सरफेस है, इस पर ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया एरिया वेक्टर का, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तब परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब क्या, ये हो गया। तो ये दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। देखिए ये ए का भी डायरेक्शन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम, ऐसा हो गया। अगर यही इसी को हम ऐसा कर दें, लीजिए इस तरह कर दिया जाए, तो इस तरह से कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया,
देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये वाला, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर ये ना हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर। देखिए ये क्या हो गया अब यहाँ पर, अब इस तरह हो गया, ये पहले ऐसे था अब इस तरह से आ गया। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक क्या इस सरफेस का एरिया वेक्टर ही ना हो जाएगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो इस परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर ये हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री हो गया। समझ में आया। ऐसे भी देखिए ना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो क्या होगा सीधे ऐसे पास कर जाएगा, माने इसको टच करते हुए स्मूथली पास कर देगा, ये नहीं कि इसको क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा रहेगा तब ना इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया, ये ऐसा रहेगा तब ना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास करेगा। अब यहाँ पास नहीं कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इसके ऊपर से इसके ऊपर से ऐसे निकल जा रहा है, माने एक भी तो इसमें पास नहीं किया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो गया, ऐसे भी समझ लीजिए। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रहा था, तो क्या हो गया यहाँ पर ये एरिया वेक्टर क्या हो गया 90 हो गया इस पर, ई ए कॉस 90 एंड कॉस 90 का वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, मैं प्रयास किया, नहीं तो फिर आगे फिर क्लास में समझाएंगे, ऐसे आप समझने का प्रयास करें कि मैं यहाँ पर क्या बोलने का प्रयास किया, दोनों में क्या डिफरेंस दिखाना चाहा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है सरफेस से, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पास थोड़ी कर रहा है, ये तो ऐसे सरफेस है, ये तो सीधे ऐसे गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। पास कब करेगा जब इस तरह रहेगा तब ना पास करेगा, ये ऐसा हो गया था पास कहाँ कर रहा है, तो सीधे निकल जा रहा है इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन तो इसको टच करते हुए सीधे निकल गया, पास तब करेगा जब ऐसा रहेगा, तो यही वाला कंडीशन है, ये ऐसा वाला कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक, यहाँ वाला कंडीशन में देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका क्या हो गया ये सरफेस के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया। और जब ऐसा रहेगा तो ऐसा रहेगा क्या है, देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका क्या होगा इस एरिया का कौन होगा, इस एरिया का इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर हो गया, इस तरह का हो जाएगा बिना कंडीशन। ठीक है, आगे भी और क्लियर करेंगे, हमेशा यही चीज़ को देखना उसमें। चलिए 1-2 क्वेश्चन और क्लियर करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाइए पहले तो और क्लियर करता हूँ। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ईच फेसेस of cube and total flux of cube। हम इस तरह ले रहा हूँ, देखिए ठीक है, देखिए ये क्यूब है x y एंड z के लॉन्ग, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू E नॉट आई कैप, एक्स एक्सिस में E नॉट आई कैप, और इसका जो लेंथ है साइड का क्यूब का ए ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो चलिए प्रत्येक फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालिए, खुद ट्राई करिए, तो पहले देखिए तो फिर मैं समझाता हूँ इसमें क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको निकालना है प्रत्येक फेस के लिए।
ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए अब आप क्या करिए, इसको देखिए, यह अलग से मैं दिखा देता हूँ, छोड़िए, अलग से यहाँ दिखा देता हूँ। सॉरी, गलत हो गया। ठीक है, जैसे ये बनाते, देखिए अब यहाँ पर उसी चीज़ को समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए इसका फेस हम दिखा रहे हैं। प्रत्येक फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस क्यूब में। देखिए तो फेस नंबर 1, ठीक है, चलिए फेस नंबर 2, ठीक है, फेस नंबर 3, and face number 4। ठीक है, एंड फेस 5 and 6, 5 and 6। चलिए समझिएगा, देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं अब इसमें। ये फेस 1, फेस 2, फेस 3 एंड फेस 4, और यहाँ पर 5 and 6 फेस। ठीक है, चलिए देखिए प्रत्येक का पहले एरिया वेक्टर निकालिए। हम निकाल रहा हूँ, देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ देखिए आप दिखाना चाहूँ प्रत्येक में, इस फेस के कारण ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड, है ना, तब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर किधर है, ये इधर निकल रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसमें कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो देखिए तो एरिया वेक्टर एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये कैसा है, ऐसा ना हो गया, ये हो गया एरिया वेक्टर और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ भी देखिए इस कंडीशन में इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। तो आपका फेस 1 and 3 इसमें एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना का एंगल है, 90 डिग्री का है। तो लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फेस 1 and फेस 1 and फेस 3 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर आइए ई ए एंड कॉस कितना हो गया, 90 डिग्री हो रहा है, ये कॉस 90 एंड कॉस 90 का वैल्यू 0। तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। ये तो समझ गया 1 and 3 के कारण। ठीक है, अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 5 and 6, 5 and 6 फेज का पहले दिखा रहा हूँ। अब देखिए समझिएगा 5 and 6 क्या है, कहाँ बोला है 5 and 6।
5 एंड 6 देखिए कौन वाला ले रहा हूँ, ध्यान देंगे, समझने में आसान हो गया आपको। हाँ 5 एंड 6 इसमें देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला है, ये देखिए ये 4 सरफेस हो गया ना इसका, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ये 4 फेस हो गया ना इसका, ये चारों फेस हो गया इधर। और ये 5 एंड 6, 5 एंड 6 देखिए, ये बता ये फेस 1 2 3 4, ये चारों फेस हो गया। और ये 5 6, तो 5 वाला कौन है, ये वाइट वाला, और 6 वाला कौन है, येलो वाला, 5 एंड 6। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये 5 एंड, तो ये 5 के कारण इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, देखिए एरिया वेक्टर ऐसा हो गया परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर ही हो गया है ना, एरिया वेक्टर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, देखिए कैसा 90 डिग्री, समझ में आया, किसके 5 के कारण। अब 6 के कारण आइए, यही 6 वाला नीचे वाला एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, यहाँ भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया है ना, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर वही चीज़ देखना था, ये दोनों के कारण। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस 90, ये भी क्या हो गया 0। तो आपका फर्स्ट एंड 3, 5 एंड 6 इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0। चलिए अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड फेस। तो सेकेंड फेस में देखिए इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, एरिया वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, अपोजिट ना हो रहा है। ई ए कॉस 180, कॉस 180 माइनस में आ गया, ई का वैल्यू क्या है भाई, ई नॉट आई, तो ई नॉट हो गया। एरिया इसका कितना है, इस एरिया का लेंथ इसका साइड का ए, तो क्या हो गया ए स्क्वायर, ये लिख देंगे, ठीक है। एंड कॉस 180 माइनस 1 माइनस आ गया। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 4, इस फोर्थ सरफेस के कारण, तो फोर्थ सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तब यहाँ पर भी देखिए ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है जिधर एरिया वेक्टर है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही है, देखिए इसी डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं ई ए कॉस 0, ठीक है। तो बताइए कॉस 0 मतलब 1 हो गया, तो ई का वैल्यू ई नॉट, यहाँ एरिया इसका क्या हो गया ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, एंड कॉस 0 1। तो देखिए तो सारे फेस के कारण हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेस के कारण निकाल लिया, तो सबके कारण निकल गया। एंड टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब, मतलब ये क्लोज्ड, ये कैसा फेस है, क्लोज्ड फेस है, क्लोज्ड सरफेस है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूब, सबको ऐड कर दीजिए है ना, Q1 प्लस ये फ्लक्स क्या 1 2 सब फ्लक्स से करना, फ्लक्स ड्यू टू 6, सारे फेस के कारण, तो सबको ऐड करिएगा, तो देखिए तो सबको ऐड कर दीजिए, तो इसी दोनों को ना 2 एंड 4 के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है, ये दोनों को ऐड करिएगा सबको, तो ये प्लस में ये माइनस में, ये भी क्या हो गया 0, देखिए यहाँ 0 निकल गया, ठीक है, नोट करिए। एक और बनाता हूँ, इसी से एक और देखता हूँ आपको ट्राई, तब फिर एक और क्वेश्चन बना के फिर इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट हो जाएगा, तब आगे फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। गॉस लॉ में 2 क्वेश्चंस और बनाना है, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी फिर आपको। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ईच फेसेस ऑफ सिलेंडर and total flux of cylinder.
एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, बड़ा कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट आई कैप, इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ है R, ठीक है, और लेंथ दिया हुआ है L, ठीक है। चलिए निकालिए तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फेस कितना हो गया 1, ये फेस यहाँ दिखाता हूँ 1 2, ये कर्व्ड सरफेस 3 एंड 4 कर्व्ड सरफेस हो गया। चलिए निकालिए तो इसका ठीक है, ट्राई कर लिया। देखिए कुछ रिजल्ट समझ में आया। यहाँ भी देखिए ये भी कैसा है 3D सरफेस है, ये भी क्लोज्ड सरफेस है। देखिए क्या दिखाना चाह रहा था इसको बनाकर। चलिए आइए पहले इसके कारण इधर दिखा देता हूँ, समझाने में आसान हो गया आपको। देखिए ये एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। इसमें देखिए ये जो आपने सिलेंडर लिया था, ठीक है, ये सरफेस के कारण इसका फर्स्ट सरफेस कौन था, ये फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हो गया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। ये किसका है, कौन सा है, सेकंड। और यहाँ फर्स्ट वाला में देखिए तो फर्स्ट वाले में इसका एरिया वेक्टर, ठीक, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ क्या 180 पर है, ये दोनों के बीच एंगल 180, इसमें 0। तो पहले ये दोनों का निकाल लेता हूँ। अच्छा इसका भी देख लीजिए, ये वाला कौन सा, थर्ड वाले के कारण ये फर्स्ट है। एंड थर्ड वाले में देखिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैसा, परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर, ये कौन सा सरफेस, थर्ड। फोर्थ सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये दोनों के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। अब ये दोनों के कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो निकाल लेता हूँ यहाँ पर, देखिए क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी टू फर्स्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी टू फर्स्ट ई ए कॉस 180 लगेगा, है ना। ये अपोजिट में हो रहा है, ई एंड ए के बीच एंगल। ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई नॉट, एरिया इसका रेडियस दिया हुआ आर, तो इसका एरिया क्या होगा रिंग का, पाई आर स्क्वायर, ई नॉट पाई आर स्क्वायर एंड कॉस 180 माइनस। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी टू सेकेंड ई ए सेम डायरेक्शन में कॉस 0 ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 0 1, ठीक है। फिर आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस एंड फोर्थ सरफेस, ये दोनों के कारण क्या हुआ, ई ए कॉस 90 एंड कॉस 90 का वैल्यू 0। तो ये दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए तो नेट फ्लक्स यानी टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस
फ्लक्स ड्यू टू वन सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस एंड फ्लक्स ड्यू टू फोर्थ सरफेस। ये कब एरिया था, तो सबके कारण देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये जीरो, इधर तो जीरो था ही, जीरो हो गया, सबको ऐड करेंगे जीरो आ गया। कुछ कंक्लूजन निकला कर आया इसमें, देखिए 2 क्वेश्चंस बनाया। इसके पहले क्यूब का दिखाया था, कैसा ये सरफेस है, क्लोज सरफेस है। क्यूब भी कैसा था, क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, बशर्ते वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो। देखिए ना, यहाँ भी क्यूब का भी टोटल फ्लक्स कितना आ गया था, जीरो। यहाँ भी सिलेंडर का भी टोटल फ्लक्स क्या आ गया, जीरो। तो ये सिलेंडर या क्यूब किस तरह का वो सरफेस होता है, ये क्लोज सरफेस होता है। तो क्लोज सरफेस का देखिए कंक्लूजन क्या निकला, समझिए, ये दिखाना, यहाँ भी जीरो आ गया था, इसका भी जीरो आ गया था। तो कंक्लूजन क्या निकला अभी दिखाता हूँ। देखिए कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू जीरो। कब, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड E should be uniform, इलेक्ट्रिक शुड बी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, एक ही चीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ क्या हो, कांस्टेंट हो। एंड सेकेंड, देर इज नो चार्ज इनसाइड इट, देर इज नो चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस। और क्लोज सरफेस में कोई चार्ज नहीं हो, ये 2 कंडीशन हो गया। तो वैसे कंडीशन में किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, समझे। किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स जीरो होगा, कब, जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो। देखिए ना, ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है सब जगह, तो किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और क्या हो रहा है इसमें, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड सरफेस है। तो क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। यही इसका कंडीशन में बताया इधर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका। चलिए इससे रिलेटेड तब एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। तो इतना कर लिए, एक और इस पर हिंट करके आगे बताता हूँ। देखिए चलिए अब ये बताइए, जैसे यहाँ पर हम दे दें, इसको बनाई तो सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट न्यूमेरिकल पर ही, छोटा छोटा न्यूमेरिकल पर ही खुल पाएगा आपका। हाँ कि किस तरह का इसका कंसेप्ट कहाँ लगाएंगे। थ्योरी बस एक ही लाइन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इससे क्या मिलेगा, जब तक आप उसका कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर पाएंगे, कहाँ पर किस तरह का यूज़ करिएगा फॉर्मूला, पता नहीं चल पाएगा आपको। चलिए देखिए एक और दिखा रहा हूँ। जैसे x, y एंड z, ठीक है। और यहाँ पर एक क्यूब अलग से यहाँ पर बना, इससे हाँ कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर क्यूब बना देता हूँ मैं आपको। ये जो डिस्टेंस यहाँ से है x इजकल टू a, और इसका जो लेंथ है क्यूब का साइड लेंथ a दिया हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू E नॉट x आई कैप। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेरिएबल हो गया, देख रहे हैं x अगर बढ़ेगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ रहा है, एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो यानी वेरिएबल ही हो गया आपका। तो चलिए निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर निकालिए तो पूरे क्यूब का है ना। पहले प्रत्येक सरफेस का प्रत्येक फेस का निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, 5 एंड 6, और फिर टोटल निकाल दीजिए उसी तरह से जैसे किया गया था। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर इसका तो आप देखें ही, लेंथ क्या था इसका, लिया था ए, ये तो पहले लिखा हुआ है ए। चलिए देखिए, तो ए के कारण ये क्या हो गया आपका, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक है, एरिया वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखिए इधर जा रहा है, परपेंडिकुलर हो गया। इसके कारण भी देखिए, इसके कारण एरिया वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ना हो गया, तो cos 90 0, तो ये दोनों के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। तो डायरेक्ट में अब लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू किसके कारण, फर्स्ट, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 3, ये दोनों के कारण कितना हो जाएगा, ई ए cos 90 मतलब 0, ठीक है। एक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 5 एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 6, यहाँ भी आपको बता चुका था पहले वाला में ही, ये भी क्या परपेंडिकुलर होगा। इस तरह का जो बताया था ये सरफेस में, हाँ, ये 1 2 3 4, ये चारों सरफेस हो गया, फेस हो गया। और इसके क्या है 5 6, तो ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर है ना, इस तरह बताया था ना इसमें भी, इसके पहले में ये हो गया एरिया वेक्टर, और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। इसका एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, उसी तरह से इधर भी होगा। ये बता चुका था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, ई ए cos 90 क्या हो गया 0। तो यहाँ 4 सरफेस के कारण तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। अब आइए पहले, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड फेस, ई ए, यहाँ देखिए तो एरिया वेक्टर, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर आपका होगा, देखिए एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो रहा है। क्या लिखेगा, ई ए cos 180, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, ई नॉट एक्स एरिया क्या होगा जी, ए इंटू ए स्क्वायर, और cos 180 माइनस, है ना, माइनस हो गया, तो माइनस ई नॉट, और एक्स का वैल्यू कितना, ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया, ए क्यूब, ये हो जाएगा। अब आइए फ्लक्स ड्यू टू फोर्थ फेस, ये फोर्थ फेस के कारण, तो फोर्थ फेस में देखिए ये एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक ई का डायरेक्शन भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम हो गया। ये cos 0, ये cos 0, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, ई नॉट और ई नॉट एक्स और एरिया का ए स्क्वायर। अब आइए ई नॉट एक्स, अब यहाँ पर देखिए इसके कारण एक्स का वैल्यू, ये एक्स का यहाँ पर कितना था, यहाँ से यहाँ तक ए, अब फिर ये डिस्टेंस यहाँ इस फेस का, ये भी हो गया ए और ए क्या हो गया 2a, एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्या लिख दीजिएगा 2e नॉट ए क्यूब, ठीक है। ये फोर्स का कारण निकल गया। तो देखिए अब टोटल फ्लक्स कितना हो गया, तो Q1 Q2 फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू फिफ्थ सरफेस एंड फ्लक्स ड्यू टू सिक्स सरफेस। अब सब सरफेस के कारण फ्लक्स यहाँ निकाल चुके हैं। तो देखिए ये तो 0 हो गया, अब ये दोनों को जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 है, ये 1 है, घटेगा तो क्या हो जाएगा ई नॉट ए क्यूब, ठीक है। तो देखिए तो अब ये टोटल फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पर आ गया ना, 0 नहीं आ पाया,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर कंडीशन क्या था, देखिए इसमें कि किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं आया। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। तब आप, मैं समझता हूँ समझ गए होंगे इस पॉइंट को लिखने का मतलब। जो कंक्लूजन लिखाया था कि क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। कब? जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं आया। और दूसरा था कि उसके अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए। चलिए हो गया। अब एक चार्ज से रिलेटेड करके दिखा देता हूँ, तो आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी लेक्चर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। चलिए हम लोग एक तरह से समझिए क्या, गॉस लॉ को समझ चुके हैं, अब उसको लैंग्वेज में लिखना। देखिए चलिए एक और बना दीजिए क्वेश्चन, बस ये लास्ट है, इसके बाद इसमें आ जाएगी आपकी। मान लें कोई ये स्फीयर है, ठीक है, और इसके सेंटर पर ये क्यू चार्ज रखा हुआ, तो इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर, चलिए निकालिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर कितना होगा? देखिए कैसे निकालेगा, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लिया आपका क्यूब का निकालने के लिए कह दिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूब कैसे निकाले थे? प्रत्येक फेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया उन सारे को क्या कर दिए? ऐड कर दिए, तो टोटल फ्लक्स निकल गया क्यूब का। नहीं, वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट फेस, ड्यू टू सेकेंड फेस, ड्यू टू थर्ड फेस, इसी तरह से ऐड कर दिए। कहाँ तक? ड्यू टू 6 फेस, सभी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड कर दिए, तो पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। नहीं, उसी तरह से हमको निकालना सरफेस का, सॉरी इस स्फीयर का निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ क्या करिए, ये छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दीजिए। इस स्फीयर को भी वहाँ आप अलग अलग फेस में बांटे थे, स्फीयर में क्या करिए, छोटे छोटे एरिया में इसको डिवाइड कर दीजिए। आप प्रत्येक छोटे छोटे एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दीजिए, और सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर दीजिएगा, तो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। समझ में आया क्या? कि स्फीयर के केस में ये सारे को क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दीजिए, और छोटे छोटे एरिया में जो डिवाइड करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दीजिए, और सारे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर देंगे। ये छोटे छोटे एरिया वाले का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर देंगे, तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। नहीं, चलिए आइए देखिए समझाता हूँ। मान लिया गया आपने एक छोटा सा एरिया कंसिडर कीजिए, ये लिया, ठीक है। इस एरिया का वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर, जो छोटा सा एरिया में डिवाइड किया ना, एक छोटा सा एरिया ये लिया आपने। इस छोटा सा एरिया का एरिया वेक्टर क्या हो गया? डी ए, एरिया वेक्टर डी ए हो गया। और इस चार्ज के कारण इस छोटे से एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? देखिए तो किधर लगेगा इस चार्ज के कारण? ये भी लगेगा, इधर ही लगेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लगेगा। तो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इस छोटे से एरिया के कारण क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। उसी तरह से अगर मान लिया हम यहाँ पर ले लें एक छोटा सा एरिया, तो इसके कारण डी ए एरिया वेक्टर हो गया, और इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ये इसका रेडियस आर है। फिर यहाँ भी देखिए, अगर ये छोटा सा एरिया यहाँ लिया तो इसके कारण एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी ये छोटा सा एरिया लिया, इसके कारण एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू के कारण। तो देख रहे हैं इसी तरह से छोटे छोटे एरिया का सभी का क्या निकाल देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दीजिए। तो देखिए तो यहाँ पर फ्लक्स इस छोटे से एरिया के कारण, छोटा सा जो एरिया था डी ए, अब उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो क्या लिखेंगे? डी फाई
डी फाई, ये कितना हो गया ई इंटू ई डॉट डी ए। इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या लिखे हैं, ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही ना हमको प्रोड्यूस हो जाएगा, और इन सारे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सम कर देंगे तो इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। देख रहे, ये छोटे सा एरिया जो आपने डिवाइड किया इसको, ये छोटे सा एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया कितना, ई इंटू डी ए। इसी तरह से सबका निकल जाएगा ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, और सभी को फिर क्या कर दे, ऐड कर देंगे तो इसे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकल जाएगा। तो वही काम यहाँ पर कर देना है। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई इंटू डी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए स्फीयर, क्या लिख दीजिएगा अब ये ई यहाँ कांस्टेंट है, इनटू क्या हो जाएगा डी ए। अब डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, एरिया हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ए। अब ये क्या, ये छोटे छोटे एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये स्फीयर का एरिया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ई का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ये वाला का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है क्यू, अब डिस्टेंस क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया क्यू आई इंटू यहाँ क्या आर स्क्वायर नीचे हो गया, ये हो गया ई का वैल्यू, देख रहे हैं क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ई, एंड एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बच गया, नेट फ्लक्स ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हो गया आपका गॉस लॉ, यही तो हमको गॉस लॉ हो गया एक तरह से, हम लोग गॉस लॉ में इंटर कर चुके हैं, ये दिखा भी दिया यहाँ पर क्या हुआ। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंतर इस क्लोज सरफेस के अंतर कितना चार्ज है क्यू, तो ये क्यू क्या हुआ, चार्ज इनसाइड क्यू इनसाइड क्लोज सरफेस अबाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखा हुआ है। देखिए ये कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के अंतर्गत कितना चार्ज है क्यू, तो क्यू क्या लिखा है, चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आपका होता है कूलम्ब्स लॉ। और इसी के बारे में अब इसके आगे जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो इसी के बारे में और कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कंसेप्ट बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। अभी आप इतना ना कैलकुलेट करके निकाले हैं, जब आगे यही चीज़ पढ़ेंगे गॉस लॉ तो डायरेक्ट निकालने का तरीका बता दिया जाएगा उसके द्वारा कि आप कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे डायरेक्ट। तो पहले तो हम जाने कि कैसे निकलता है, क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो इसी से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में, ठीक है।